नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता हैं जो दूसरी टर्म के विधायक तो हैं, लेकिन उसके साथ इस बार जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें कैबिनेट मंत्री का दर्जा ही नहीं बल्कि हायर एजुकेशन जैसा बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनको मिला है। उनकी राजनीतिक यात्रा की तरफ अगर हम नज़र डालें तो वो मध्य प्रदेश के मालवा अंचल से आते हैं और उज्जैन का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश की राजनीति में करते हैं। और ये जो क्षेत्र है हमारा मध्य भारत कह लीजिए या मालवा कह लीजिए, निमाड़ कह लीजिए, मध्य भारत तो नहीं, मालवा का जो ये इलाका है ये संघ का एक बहुत ही मजबूत गढ़ माना जाता है। तो ये जो मेहमान हमारे साथ हैं ये संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, उसकी गहरी छाप उनके ऊपर है। तो मुलाकात करिए। खास मुलाकात में हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी। बहुत स्वागत करता हूँ मोहन जी। ये जो एक पड़ाव आता है राजनीति का, तो लुक बैक भी करता है व्यक्ति, पीछे मुड़कर भी देखता है। मोहन यादव अगर पीछे मुड़ते हैं तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी से अपने जुड़ाव को याद करते हैं कि जहाँ से एक युवा मोहन यादव ने राजनीति में कदम रखा? मेरे ख्याल से परिवार में भी आपके कोई राजनीति का कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं था। कैसे, थोड़ा सा हमें बताइए ज़रा उसके बारे में। देखिए, मूलतः तो मैं कॉलेज में आया जैसे 1982 में, आते ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। 16 साल की उम्र थी, जॉइंट सेक्रेटरी लड़ लिया फर्स्ट ईयर में। जैसे मेरे पहले हमारे साइंस कॉलेज में सीधे सीधे परिषद नहीं जीती थी। परमात्मा की कृपा है, बाकी मित्रों का प्रेम है। फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बन रहे, तुरंत सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट लड़ लिए, तो सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट भी हो गए। फिर लगातार परिषद में काम करते करते मैं 10 साल राष्ट्रीय मंत्री तक गया। फिर तुरंत राष्ट्रीय मंत्री के बाद मेरे पहले जगत प्रसाद जी नड्डा, जो वर्तमान में हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मेरे पहले राष्ट्रीय मंत्री बने थे विद्यार्थी परिषद के। मैं संघ में गया, फिर मैं संघ के कार्यभार और बाकी काम को संभालता रहा। इधर मेरे बाद धर्मेंद्र प्रधान बने, वो युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। पर हमारे यहाँ काम को हमारी मर्जी से नहीं करते। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गुरु और हमारे वरिष्ठ प्रचारक माननीय शालिग्राम जी तोमर, हमारे तत्कालीन क्षेत्र प्रचारक माननीय बाबा साहब नातू, हम अपने काम का निर्धारण भी खुद नहीं करते। मैंने कभी नहीं किया। मुझे कोई जवाबदारी दे, कभी भी दे, मैं कभी मांगने भी नहीं जाता हूँ, मैं बोलता भी नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अभी अपने को परिषद से संघ में काम करना चाहिए। हमने कहा ठीक है, संघ में काम करेंगे। फिर 97 में उन्होंने कहा कि नहीं, अब अपने को राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, और ये अच्छी बात है। तब तक उन्होंने कहा था अपना काम धंधा जमाओ, अपनी व्यवस्था अच्छी करो, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर अपन सुदृढ़ रहते हैं तो राजनीति बहुत फिसलन वाली जगह रहती है। बहुत सारे आरोप लगते हैं, बहुत कष्ट होता है, परिवार में तकलीफ आती है। मुझे खुशी है कि उनने मुझे इस बात का मौका भी दिया और मुझे बहुत सहजता के साथ फिर मैं जब युवा मोर्चा से जुड़ा, युवा मोर्चा विधि प्रकोष्ठ, और करते करते 2000 में मैं जिला महामंत्री बना। उसी समय कार्य परिषद का सदस्य भी बनाया गया। तब इसी मेंबर 2 बनते थे। एक भाई महावीर राज्यपाल थे, उनके प्रतिनिधि के नाते से मैं और एक हमारे जीवी दास साहब, हमने विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का सदस्य बने थे। इस तरह से आपकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। परिवार में किसी की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी? मेरे परिवार में जरूर 95 में जब मौका आया था, मैंने कहा कि जब मैं परिषद से घर में गया तो उस समय उन्होंने कहा कि आपको नगर निगम चुनाव चालू हुए थे पहली बार, तो मेरे पे आग्रह किया कि आप करिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं संघ में निर्णय कर चुका था, संघ का काम करूँगा, तो मेरे से बड़ी दीदी को हमने चुनाव लड़ाया। वो 95 में पहली बार पार्षद बनी, अभी 5वीं बार की पार्षद है वो लगातार दीदी, हर वार्ड में। एक भगवान की दया, लोगों का प्रेम भी है कि दीदी को भी जिस किसी वार्ड से लड़ा देते हैं वो जीतती है हमेशा। हमारे घर में मैं भी अपने घर की, जहाँ मेरी पोजीशन है, जहाँ मेरा घर है, वहाँ के बजाय मैं दक्षिण से चुनाव लड़ता हूँ, जीत रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। संघ की पृष्ठभूमि से मोहन जी हमने देखा कि जो नेता आते हैं, चूँकि उनका संस्कार और उनकी दृष्टि और उनका विचार बहुत ज़्यादा मीडिया के साथ घुलनशीलता या बहुत ज़्यादा खुलकर चर्चा करना, ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं। आपने थोड़ी भिन्नता ये देखी कि संघ में भी आपने काम किया, लेकिन आपने एक ऐसा रास्ता चुना जो दोनों सिरों की तरफ जाता है। आपने मिलजोल भी रखा, लेकिन मिलजोल का ये अर्थ नहीं था कि आपने सब कुछ वहाँ बताना भी चाहा। आपने पार्टी लाइन को कभी उस सीमा का अतिक्रमण नहीं किया, लेकिन आपने मिलजोल और विनम्रता के साथ बातचीत करना जारी रखा। ये एक, मुझे लगता है कि एक अच्छी सोच है, अच्छी दृष्टि है, क्योंकि आमतौर पर संघ के
पृष्ठभूमि की छाप लिए आने वाले नेताओं के साथ ये बात कही जाती है कि वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों पर भी आने के बाद वो बहुत सहज रूप से संवाद करना, थोड़ा सा उनकी तरफ से कुछ मैं ये नहीं कहूँगा कमी रहती है, लेकिन उनका अंतर्मुखी स्वभाव हो जाता है। थोड़ा सा सर जी आपने सही कहा, मैं इसमें ये अंतर बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आता है, जो छात्र संघ चुनाव लड़ते आता है, विद्यार्थी परिषद में काम करता है, बिल्कुल ठीक है, तो एक तरह की वहाँ वो ट्रेनिंग हो जाती है कि वो मीडिया को भी फेस करता है और वो अपनी जो संगठन की लाइन है उसके बाहर नहीं जाता है। तो चूंकि मैं लंबे समय 10 साल तक नगर मंत्री से शुरू होकर सीधा प्रदेश मंत्री, प्रदेश भी तब जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से एक था, उसका अकेला 2 बार प्रदेश मंत्री भी बना हूँ। तो लेकिन हम ये हमारे संगठन की विशेषता है कि हम काम करते करते हमारा अपना खुद का निर्धारण नहीं करते कि हमको क्या काम करना है। हमारे जो वरिष्ठ देखते रहते हैं वो हमको मौका देते हैं, और मेरे जैसे कई हजारों लोग हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं जिनको वो ने इस तरह से बढ़ाया है, चाहे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अटल जी हो। और हमको अपने संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व पे विश्वास रखना ही चाहिए। वो हमको जब जैसा जहाँ रोल देते हैं वो अपन अच्छे से करें, इतना ही भाव है। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और मैंने भी देखा है कि विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आने वाले और वहाँ लंबा काम करने वाले जितने भी नेता मैंने देखे भारतीय जनता पार्टी के, वो सब मीडिया को बातचीत करने में बड़े कार्यकुशल नजर आए। बस इतना सी फर्क है कि अभी परिषद से जो भाजपा में आए वो लोग देखे जी। मेरा ऐसा कहना है कि परिषद में आने वाला हर आदमी भाजपा में ही नहीं आता है। हाँ, बिल्कुल वो बाकी काम भी करता है, अलग अलग वनवासी कल्याण परिषद का काम करता है, विद्यार्थी परिषद से संघ का काम भी करता है, और कई लोग ऐसे हैं। पर वो धीरे धीरे उनका उस दौर का कॉन्फिडेंस जरूर रहता है वो मीडिया से बात करने में, क्योंकि उनकी एक सहजता, जब छात्र संघ राजनीति चलती थी, छात्रों की बात चलती, तो वो उनको एक ट्रेनिंग हो जाती है। और हमारे यहाँ तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप भी चलाते हैं, जिसमें अपने को अच्छे से अपनी बात रखने की, भाषण की ट्रेनिंग देना, कहीं अच्छे अपने को समाचार पत्रों में अपने लेख पहुँचाना, या कहीं अपने को इस दिशा में समाचार बना करके अपना सर्कुलेशन खुद ही सर्कुलेट कराना। तो ये ऐसे पर्सनल डेवलपमेंट के बहुत सारी ट्रेनिंग हो जाती है, उसका अपने जीवन में भी अपने काम आता है। इस बार का जो कैबिनेट का दूसरा विस्तार रहा वो बड़ा अभूतपूर्व माना गया मोहन जी। अभूतपूर्व इसलिए माना गया कि इस बार आपकी तरह काफ़ी लोगों को मौका मिला, और ये बीजेपी की उस दृष्टि की तरफ इशारा करता है कि अब हमें अपनी अगली पीढ़ी का नेतृत्व जो है उसको भी गढ़ना है, जो बीजेपी का मूल भाव है कि संगठन गढ़े चलो। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। ये हमारे लिए, मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे जैसा आदमी तो कभी सोच ही नहीं सकता है कि एकदम से हमको सीधा कैबिनेट का दर्जा दे करके और उच्च शिक्षा मंत्री का काम दे। और मैं नहीं, ऐसे हमारे जैसे कई मंत्री बनाए गए हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरे से कई योग्य लोग अभी इसमें ना आ पाए हों, या कई अनुभवी को न ले पाए हों। लेकिन ये भाजपा की विशेषता है कि हमारे यहाँ अपने इस परिवार में ऐसे कई प्रयोग चलते हैं। जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ अध्यक्ष में भी नई उम्र के लोगों को आगे लाना है। संगठन की दृष्टि से माननीय जब मुख्यमंत्री जी शिवराज जी जब थे, आज से 14-15 साल पहले, आज लगभग 60 के आसपास है, तो 15 साल पहले 45 साल की उम्र में उनको मुख्यमंत्री का मौका दिया। तो ये भाजपा की विशेषता है कि यहाँ पर ये ऐसे मौके मिलते रहे, और ये गंगा का निर्मल धारा इसीलिए प्रवाहित भी होती रहती है। मैं मान के चलता हूँ कि कमोबेश कांग्रेस के साथ यही ड्रॉबैक आया है। कांग्रेस का यद्यपि उनके यहाँ उनकी अपनी पद्धति अलग होती है, लेकिन इस संकीर्णता के कारण से कांग्रेस का एक तरह से विकास रुका है, या उसकी धारा प्रभावित हुई है। आज भी उनके पास में वापस राहुल से सोनिया जी के पास वापस वहीं पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के कारण से। तो आप चाहे राजस्थान का मसला हो या मध्य प्रदेश का मामला, यहाँ कोई भी दल अगर इस ढंग की, भाजपा की विशेषता है कि वो युवाओं को आगे मौका दे रहे हैं, तो मैं आभार भी मानता हूँ पार्टी का भी, और पार्टी की उस भावना को भी समझते हैं कि हमको भी हमारे बाद वालों को इस प्रकार से मौके लगातार देना चाहिए। और ये परिवर्तन हमने मोदी जी और अमित शाह जी के आने के बाद और तेजी से देखा कि खासतौर से अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो एक दृष्टि उनकी ये रही कि अब हमें युवाओं को आगे बढ़ाना है, ऐसा माना गया। और लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बहुत स्मूथ तरीके से आप इसको आगे ले जाएंगे, क्योंकि आपकी वरिष्ठ पीढ़ी जो है वो अपने को एकदम से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सुमित्रा महाजन जी के बारे में भी ऐसी खबरें आई, हालांकि उन्होंने मान्य किया, लेकिन माना गया कि वो कह रही थी कि भाई हमें बता दीजिए अगर आपको चुनाव नहीं लड़वाना है लोकसभा का,
हमें बता दीजिए। कई बड़े नेता आपके यहाँ, बाबूलाल गौर जी दिवंगत, अब तो संसार में नहीं है, सरताज सिंह जी जो उन्होंने पार्टी छोड़ी और फिर बीजेपी की तरफ रुख किया, तो ये प्रक्रिया क्या आगे कोई चुनौती तो नहीं बनेगी? आपके जो वरिष्ठ नेता हैं और आप जैसे नेता हैं, एक समन्वय बना रहेगा? क्योंकि आपने जैसा कहा कई योग्य लोग भी छूट गए हैं मंत्रिमंडल में। देखिए सर जी, मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा कि ये पार्टी के अंदर में मैच्योरिटी आते आते बहुत सारे परिवर्तन भी करना पड़ते हैं। हमने सबने देखा तत्कालीन 1997 में जब अपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो कई दलों को मिला करके सरकार बनानी पड़ी। उसके पहले 13 दिन तक, 13 महीने तक सरकार आई गई, तो भाजपा अपने बल पे केंद्र सरकार बना ले, ये प्रयोग शुरू हुआ और वो बाद में सबको जोड़ करके सरकार चलाने का प्रयास भी हुआ। तो उस समय फिर हमने ये अपने जोड़ करके लोग किसे साथ में चले, वो बिखराव नहीं हो, विकास हो, चाहे वो परमाणु नीति का मामला बदलाव हो, ये उस समय हुआ जब दोबारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई। तब उनने पहली बार में तो आपने ध्यान दिया कि उन्होंने सबको जोड़ने का जैसा प्रयास किया, लेकिन ये कहा कि जब अपनी मेजोरिटी बनी है तो हमारे लिए कई पथ्य परहेज भी चालू करना चाहिए, कई बदलाव भी करना चाहिए, और वो संगठन के लिए बहुत अच्छे उपयोगी सिद्ध हुए। जिसमें उन्होंने कहा कि भाई 75 साल की उम्र का एक अपना क्राइटेरिया बनाया। बहुत शुरू में लोगों का अटपटा लगा, बहुत सारी बातें बाद में समझ में आती है, लेकिन जहाँ आग्रह संगठन का रहा है उसके परिणाम भी हमने देखे कि ये अपने आप में मैसेज गया कि हमको 75 साल की उम्र तक के अंदर काम करना चाहिए जी। फिर एक ने निर्णय किया कि भाई एक परिवार से 2 टिकट नहीं देते हैं, विधायक हो सांसद हो कोई भी एक लड़ ले। तो ये जो लोकतंत्र की सुंदरता के ऐसे कई प्रयोग हैं जिसके आधार पर तत्कालीन रूप से बहुत अटपटा भी लगता है, लेकिन अंततः हमको उसकी विशेषता से अपना ये देश भी मजबूत होता है, प्रदेश भी मजबूत होता है, संगठन भी मजबूत होता है। ये जो आप बदलाव कर रहे हैं, ये जो आप अपने भीतर जो लोगों को जोड़ रहे हैं, ये बड़ी चुनौती है मोहन जी, क्योंकि बीजेपी स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम इसके पीछे जड़ में अगर जाएंगे तो आप देखिएगा कि 2018 के चुनाव में न कांग्रेस न भाजपा किसी को मेजोरिटी नहीं मिली। जो हमारी अल्पमत की पोजीशन रही वो कांग्रेस की भी थी जी। और वो जो एक तरह से जो बीच का हमारा ये थोड़ा संधि काल है, इस संधि काल के अंदर ये कई सारी चीज़ें नई खड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी संगठन भाव की दृष्टि से हमारे अपनी पार्टी की हाजमा भी ऐसा है। हम नहीं समझ सकते कि ऐसे जो वर्तमान के दौर में जो एक युवा नेतृत्व कांग्रेस का भी है, वो अगर खिसक के हमारे पास आ रहा है तो हमको उनको गले भी लगाना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से समय हमको इसका उत्तर देगा, लेकिन हमारे अंदर अपनी हाजमा शक्ति इतनी अच्छी है कि जो आ रहा हम उसको गले भी लगाएंगे, लेकिन इस दुविधा के रास्ते से हमको बढ़ना तो पड़ेगा। एक आरोप हमेशा भाजपा पर मढ़ दिया जाता है, शिक्षा का भी भगवा करना, सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये बीजेपी पर एक एलिगेशन लगता है। मुझे याद है जब HRD मिनिस्टर होते थे मुरली मनोहर जोशी, तो उन्होंने शिक्षा में नक्षत्र विज्ञान को पढ़ाने की बात की थी उच्च शिक्षा में, तो उसका बड़ा देश में विरोध हो गया था, बवाल हो गया था। आप ऐसे विषयों को किस तरह देखते हैं? महापुरुषों को जब शामिल किया जाता है तो हंगामा होने लगता है। क्या बीजेपी की दृष्टि वाकई शिक्षा में कुछ बड़े परिवर्तन करने की इस दृष्टि से है कि राष्ट्रवाद का वहाँ स्थान हो, महापुरुषों का स्थान हो, धर्म का भी, सनातन परंपरा का भी कुछ स्थान हो? इस पर आपकी राय? देखिए सर जी, आप ये बड़ा, अब तो ये आप कोरोना काल ने तो सिद्ध कर दिया है कि जो हमारी प्राचीन जो जीवन पद्धति थी, जो हमारा ज्ञान था, विज्ञान था, और जो हमारा आयुर्वेद था, अब आप कदम कदम पे देखिए ना, वो सब बातें तो स्थापित हो गई। अब हम नहीं कह रहे नमस्ते ट्रम्प कह रहे हैं, तो दुनिया मान रही कि ये जो बहुत हमारे जीवन में कई ऋषि मुनियों ने बहुत सारे प्रयोग किए थे, लेकिन हम चूंकि प्रोग्रेसिव है इसलिए उन सारी बातों को नकार दें। ये जो झंझट है, झगड़ा है, वो हमारा इसी प्रकार से है। जो आज इस बात के लिए माना गया कि भाई अब अगर एलोपैथिक हॉस्पिटल में अगर एडमिट है कोई मरीज, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, आप काढ़ा पिला रहे हो, तो ये चीज़ें वही आ गई ना, जिसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको मालूम है कि काढ़ा बहुत आयुर्वेदिक औषधि जीवन में आज जब कोई दवाई नहीं मिल रही तो अंदर की क्षमता विकसित करने के लिए जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से कमोबेश सब क्षेत्रों में ये जो हमारा राष्ट्रवादी विचार है, उस विचार में और नया कुछ नहीं है। उसमें जो हमारी जिन बातों को लेकर के जो एक देश की प्रगति हुई थी, जो संस्कृति पुष्पित पल्लवित हुई थी, जो अच्छाइयाँ हैं, उसको बांटने के लिए अगर कोई चीज़ है तो उसको खाली इसलिए छोड़ दें कि वो हमारे जो शासनकर्ता थे पूर्ववर्ती, जो कोई भी रहे हों, वो उसको अच्छा नहीं मानते।
उनकी इच्छा अगर आज़ादी के बाद भी हावी रहेगी तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। अगर भारत माता की जय बोलना अपराध है तो मुझे लगता है ये अपराध तो हमको बार बार करना पड़ेगा। तो शिक्षा में आप किस तरह के प्रयोग के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, कोई प्रयोग, हमारा प्रयोग है सीधा सीधा, कोई ऐसा अलग से हम करने वाले नहीं है, लेकिन हम देखिएगा कि जो रिसर्च हो सकती है वो रिसर्च सब प्रकार से होना चाहिए, लेकिन रिसर्च के साथ साथ जो हमारी दृष्टि है वो दृष्टि विकास की तरफ ले जाती है, लेकिन वो पर्यावरण और बाकी व्यवस्थाओं का विनाश तो नहीं कर रही, वो प्रकृति के साथ न्याय कर रही, वो शोषण कर रही या दोहन कर रही। ये जो हमारी शिक्षा की मूल जड़ है, उस जड़ से हमको इस बात को जोड़ के चलना पड़ेगा कि अंततः हमारा कोई भी विकास हो, विकास होना अच्छी बात है, विकास करना भी चाहिए, लेकिन विकास में पर्यावरण, प्रकृति, पृथ्वी, संस्कृति का विनाश नहीं हो जाए। तो आप ये मानते हैं कि ऐसे जो तथ्य हैं उनका कोई प्रयोग आप करने या बीजेपी करने नहीं जा रही है, लेकिन जो शाश्वत मूल्य हैं, जो शाश्वत परंपराएं हैं, उनका जिक्र करना या उनका उल्लेख करना या उनके समावेश के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसको वैज्ञानिक दृष्टि से, जैसे मैं आपको कुछ प्रयोग बताता हूँ। आपने बात कही जी, उदाहरण के लिए जैसे एक विषय आता है कि कालगणना की नगरी। अब कालगणना की दृष्टि से, फिजिक्स की दृष्टि से अभी वर्तमान बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम ये अभी ग्रीनविच से होता है। मैं आपको इसलिए कि उज्जैन से जुड़ा हुआ एक पक्ष आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड टाइम हमारे को लंदन के पास ग्रीनविच से घड़ी मिलाएंगे, बात को 12 बजे कर लेंगे। अब बताइए, दुनिया में 2 ही प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, या तो नभचर हैं या दिन वाले हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से सूर्योदय तक, दोनों प्रकार के अलावा तीसरा कोई नहीं है। तो मध्य रात्रि में 12 बजे बाद समय का परिवर्तन करना, इसका कोई लॉजिक नहीं, लेकिन अंग्रेजों ने चालू करा दिया। हमारे वो उस समय शासक थे, हम गुलाम थे, उनका झंडा पूरी पृथ्वी पे लहरा रहा था, तो वो चालू हो गया। अब आज इस बात को कोई भी मान सकता है कि सूर्योदय सूर्यास्त में अधिकतम समय गणना वहाँ से करना चाहिए 1 घंटे का अंतर हो, और 1 घंटे का सूर्योदय सूर्यास्त अंतर वो कहीं पे भी है तो एशिया में है, और एशिया में वो हमारे पास ही आता है, भारत में आता है। इसलिए कालगणना की नगरी उज्जैन में हमने रिसर्च सेंटर चालू किया। अब वहाँ पे हमने फिजिक्स के लेकर साइंस टेक्नोलॉजी वालों को जोड़ करके एक बड़ा संस्थान खड़ा किया। अब इसको कोई भगवाकरण कहे तो कहे, हमको कोई उसकी परवाह भी नहीं, लेकिन अगर समय की शुद्धता की दृष्टि से अगर इतिहास देखेंगे तो आज से 300 साल पहले तक समय गणना का अगर कोई केंद्र था तो उज्जैन था, पूरा भारत था, भारत में उज्जैन था। और अगर आज जीपीएस एक यंत्र भी बन गया, पहले यंत्र नहीं था तो मजाक करते थे, जीपीएस से बताती है पृथ्वी के 23 डिग्री 26 अंश पे पृथ्वी झुकी हुई है, तो वो आंखों से अपन जो 21 जून और 22 दिसंबर अगर पुराना यंत्र, अगर शंकु यंत्र देखेंगे तो उससे देख सकते हैं कि छाया उससे आगे नहीं बढ़ेगी, मई समाप्त हो रही है। तो जो अब ये कालबाह्य सत्य है इसको तो मानना पड़ेगा। अगर कोई इसको नकारता है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ उनको, क्योंकि आप थोड़ा प्रतीक्षा करिए, समय के साथ ही अपने आप सिद्ध होते जा रहे हैं जो बातें पुरानी कही गई हैं। हमारे यहाँ वर्ष प्रतिपदा का महत्व है, और आमतौर पे हमारी जो दोनों ऋतुओं का या पूरे साल के जो अपने उत्तरायण दक्षिणायन का अगर अपन हिस्सा देखें तो उस दृष्टि से ये जो पूरी प्रकृति अगर नई शुरुआत करती है तो वो वर्ष प्रतिपदा से करती है। तो आज नहीं तो कल हमको इन कुछ चीज़ों पे आना भी पड़ेगा, क्योंकि ये जो खाली हम किसी को नकारने के लिए नहीं नकार रहे, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ का वातावरण, पर्यावरण सबके साथ तालमेल कराने के लिए उस दिशा में अगर आगे बढ़ना पड़ेगा तो उसको उच्च शिक्षा की दृष्टि से भी देखना पड़े। तो हमने कोई लागू करने की बात नहीं कर दी, लेकिन विचार तो सामने लाएंगे। उसी प्रकार से जैसे योग के बारे में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चालू किया। एजुकेशन में हमारा नाम बड़ा ख़राब है मोहन जी, ये मानने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मानेंगे कि हमें कमी है तो हम उसको सुधार पाएंगे। चाहे स्कूल शिक्षा की मैं बात करूं और चाहे मैं उच्च शिक्षा की बात करूं, ना हमारे यहाँ से अखिल भारतीय सेवाओं में सफल होने वालों का बहुत बड़ा स्तर है, ख़ासतौर से समाज का कमज़ोर और वंचित वर्ग तो बहुत पीछे छूटता है, ना हमारे यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। आपके सामने एक चुनौती है ये कि आप एजुकेशन में मध्य प्रदेश को स्थापित करें और कुछ बड़े संस्थान भी मध्य प्रदेश में आए, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो एचआरडी मिनिस्टर से बातचीत करके ये चीज़ आपको सुनिश्चित करना चाहिए, और ये मध्य प्रदेश की ज़रूरत भी है। क्या कहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं,
और मध्य प्रदेश देश का सेंटर पॉइंट है। एक तरह से यहाँ ये सेंटर स्टेट होने के कारण से यहाँ पूरे देश नहीं दुनिया के लोग भी बहुत आराम से यहाँ अपनी शिक्षा की अवस्था का समय निकाल सकते हैं और सब प्रकार की अनुकूलता है यहाँ पे, ऐसी कोई कष्ट नहीं है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि दुर्भाग्य के साथ में जो हमारा अपना समय बिगड़ा है पिछले पुराने समय में, आज साउथ के कई राज्य हमसे बहुत आगे चले गए, महाराष्ट्र आगे चला गया, लेकिन पिछले 15 साल में माननीय शिवराज जी की सरकार में काफ़ी प्रयोग हुए। यद्यपि ये मैं इस बात को मानता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की शुरुआत में थोड़ा सा दिग्विजय सिंह जी का भी हाथ था, लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि उसमें उनने अपने इस जो एक दरवाज़ा खोला था उसको, उस दरवाजे को ढंग से वो संकलित नहीं कर पाए और उसका परिणाम निकला कि 100 कॉलेज अगर अकेले भोपाल में इंजीनियरिंग खुल गए। तो ये विकास की दृष्टि से भी और शिक्षा की दृष्टि से दोनों का तालमेल नहीं हुआ। हमको ये अगर फैला के करते और किस चीज़ की कितनी गुंजाइश है और कितनी क्षमता है, फिर बाद में कॉलेज अधिकांश बिकने भी गए और बंद भी हुए, बजाय हमारी गुणवत्ता भी होना चाहिए और उस दिशा में जाना चाहिए। मैं पूरा तरह से कोशिश करूँगा कि ये हमारी जो विश्वविद्यालय है इनका देश में भी नाम हो, दुनिया में भी नाम हो। और इसी दृष्टि से आज अब जो 15 सरकारी विश्वविद्यालय हमारे पास है, लगभग 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ अपने पास है और अभी कई सारे और संस्थानों को मौका देंगे। अब ये बात भी सत्य है कि ये दोनों हमारे पास दुविधा भी आती है कि हम जैसे उदाहरण के लिए टेक्निकल एजुकेशन में 95% हमको एमपी के लोगों को लाना है। जैसे प्रेस्टीज ग्रुप अपने आप में एक बहुत अच्छा ग्रुप है, उनका एमबीए और इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह बहुत अच्छे हैं। उनका एक कष्ट ये है कि वो दुनिया में नाम कर सकते हैं, लेकिन वो 95% का बंधन है अपने पास है कि 5% लोग बाहर से ला सकते हैं। तो जो आज अपने पास ये ध्यान में आता है कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों से अगर हमको चुनौती लेना है तो आर्थिक रूप से उस संस्थान को भी मजबूत करना पड़ेगा। तो कहीं हमको उसको ये छूट भी देना पड़ेगी कि वो थोड़ा सा अपना वो स्तर उठा करें, और इधर से हमको ये गुंजाइश देना पड़ेगी कि हमारे बच्चों को भी 90 नहीं 85-90 में कुछ लाएं। तो बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये बात सही है कि दुनिया की जो बाकी हवा चल रही है उस हवा में अभी मध्य प्रदेश थोड़ा सा आगे तो बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत गुंजाइश है जिसमें अभी और आगे ले जाना है। मेरा प्रयास रहेगा कि ये सरकारी भी उस तरह से जो उनमें कमियां हैं, विसंगतियां हैं, कई सरकारी विश्वविद्यालयों के अंदर मूल डिग्री कोर्स प्लेन डिग्री तरफ में ही जा रहा है। अब बहुत बड़े पैमाने पे रिसर्च की संभावना है जहाँ रिसर्च हमने होना चाहिए। और ऐसे प्राइवेट वालों से भी कहा जाए कि जो अनाप शनाप फीस या अनाप शनाप उनने जो बंधन लगाए हैं उसमें कुछ उद्योगपतियों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपना CSR फंड और बाकी चीज़ों से इसमें आगे बढ़े, ताकि ये हमको सब मिल करके मध्य प्रदेश का वो शिक्षा का माहौल बहुत बेहतर करना है। आखिरी प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, शिक्षा को लेकर ये भी एक बड़ा मसला है कि स्कूल शिक्षा, विश्वविद्यालयीन शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, इनके बीच में कहीं हमारे सिस्टम में समन्वय की कोई कड़ी नहीं है। स्कूल शिक्षा से कॉलेज में बच्चा किस डिसिप्लिन में जाना चाहता है ये स्कूल में ही तय हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। भले ही हम इसको एक मंत्रालय एक कर दें, शिक्षा मंत्रालय, मंत्री भले ही 3 हों, क्योंकि 3 मंत्रियों की वजह से 3 अलग अलग रथ की तरह वो 3 अलग दिशा में रथ जाते हैं। आप क्या मुख्यमंत्री जी से बात कर ये पहल करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इन तीनों के बीच में समन्वय की एक कड़ी जोड़ेंगे तो इससे मध्य प्रदेश को भी लाभ होगा, और स्कूल शिक्षा, विश्वविद्यालयीन शिक्षा और उसी से फिर तकनीकी शिक्षा, ये तीनों चीज़ें जुड़ेंगी तो मुझे लगता है कि बेहतर ही होगी। आपने सही कहा शरद जी, बिल्कुल ही मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक तरह से ध्यान भी आकर्षित करूंगा। और मैं तो वैसे इस बात को मानता हूँ कि स्कूली शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह जी परमार मेरे खास दोस्तों में से, हम एक ही तरह से काम करते हुए एक समय के लोग हैं। और टेक्निकल एजुकेशन में भी ज़्यादा मेडिकल में और दूसरे में माननीय यशोधरा जी और माननीय विश्वास सारंग जी मेडिकल एजुकेशन में हम सब आपस में तालमेल भी करते हैं। लेकिन ये मैं आपको इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना भी है, यशस्वी मुख्यमंत्री की भी भावना है कि हमारे यहाँ शिक्षा मतलब प्लेन डिग्री या डिग्री लेने भी जाए। कई बार आपने BE भी कर लिया, लेकिन BE क्यों कर लिया उसको ही नहीं मालूम है, कोई नहीं। तो ये जो हमारे लिए जागृति भी फैलाने की ज़रूरत है कि हो सकता है 8वीं के बाद उसको अपने रोजगार की ज़रूरत है तो वो ITI से काम कर ले, वो अपने जो उसके अंदर का टैलेंट है, हाँ अगर उसको वाकई जिज्ञासा है, उसके मन में समाधान नहीं है तो वो आगे पढ़ते हुए और ऊपर तक जाए। लेकिन 90% मुझे ध्यान में आता है कि विद्यालय के बाद में वो स्कूली एजुकेशन में ही अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अपनी कोई दूसरा कामकाज करना चाहता है, या ये मान के चलो कि कृषि आधारित हमारा प्रदेश है
तो उसको अपनी जो एग्रीकल्चर से संबंधित उतनी जानकारी और उसकी पढ़ाई में उसको आनंद है। लेकिन अभी ये गैप है। दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस ने भी गलती की और थोड़ी और भी गलतियां हो गई कि हमको स्कूली एजुकेशन में भी एग्रीकल्चर विषय को नहीं ला पाए। तो एग्रीकल्चर के मामले में जितना ध्यान देना चाहिए था वो कमी रह गई। कोशिश करेंगे एग्रीकल्चर भी हो जाए, टेक्निकल भी चले, और प्लेन डिग्री जिसको पढ़ना उसमें अगर वो अपना भविष्य अच्छा मानता है कोई आपत्ति नहीं, उसमें आगे बढ़ाएं। लेकिन बिल्कुल सही बात है, बहुत गंभीर विषय है और हम सब कोशिश करेंगे तालमेल करा करके जिसकी जहाँ जैसी आवश्यकता है उसको उस दिशा में विकसित करें, मदद करें और खड़ा करें। चलिए, इस बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद मोहन जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उच्च शिक्षा मंत्री के नाते आप मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में बहुत काम करने की गुंजाइश है और आप संघ का बड़ा प्रिय विषय रहता है शिक्षा। मेरा भी प्रिय है जी, इसलिए मेरे को मजा है इस बात से। मैंने BSc, LLB, MA, MBA, PhD, मेरे को पढ़ाई का आनंद है, इसलिए परमात्मा ने ये मौका दिया, ये मानता हूँ। भरत मुनि, नाट्य शास्त्र, ये भी आपका प्रिय विषय है और काल गणना और उज्जैनी के पुरा वैभव की प्रतिस्थापना पूरी विश्व में करना, तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण दायित्व आपको मिला है और आप इसमें बहुत गंभीरता से और सधे हुए कदमों से आगे बढ़ें और सफल हों, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। ये थे मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।